अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सबसे पहले जो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या बलूचिस्तान के इलाके मच में पेश आया, जहां पर हमने देखा कि 11 मासूम जो कारकुन हैं उनके साथ जिस तरह से ज़्यादती की गई, आंखों पर पट्टियाँ बांध कर, उनके हाथ बांध कर और फिर फायर खोल दिए गए। और जिस तरह से यकीनन ये बात कहते हुए भी ज़ुबान लरजती है जो कुछ वहाँ पर जो वाक़या, जितना अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया। और एक मरतबा फिर निशाने पर है, वहाँ पर हज़ारा बरादरी एहतजाज भी हुआ, फिर मुज़ाकरात भी हुए, फिर इमाम बारगाह भी लाशें मुंतकिल कर दी गई। इनमें से बताया जा रहा है कि 8 के करीब 7 से 8 अफराद एक ही ख़ानदान के थे और इनको ख़ास तौर पर पिन पॉइंट करके आइडेंटिफाई करके इन दहशत गर्दों ने इनके साथ ये सलूक किया है। जितनी मजम्मत इस वाक़े की जाए वो कम है, लेकिन बहुत सारे सवालात हैं जो उठते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं भी ये सिक्योरिटी की कोताही नहीं है जो इस मौके का सबब बनी है, लेकिन फिर सवाल पैदा ये होता है कि क्या रीज़न है। अगर सिक्योरिटी रीज़न नहीं है तो इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकती है। और फिर इस सारे मामले पर यकीनन सिर्फ क्या मजम्मत के चंद अल्फाज कह देना काफ़ी है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आइडेंटिफाई यहाँ पर करने की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान को मुसलसल डिस्टेबलाइज करने के लिए वहाँ पर वाक़यात पेश आ रहे हैं, एक के बाद दूसरा वाक़या वहाँ पर पेश आता है। एक हकीकत जो हम एक तवील अरसे से जानते हैं और वो कुलभूषण की गिरफ़्तारी के बाद से तो बहुत वाज़े तौर पर सारा मामला वाज़े हो गया था कि कराची हो या बलूचिस्तान हो या पूरा पाकिस्तान हो, हमारा दुश्मन मुल्क भारत क्या अज़ाइम रखता है। और बिलखुसूस बलूचिस्तान का तो वो ख़ास तौर पर जिक्र करते रहे हैं, नाम लेकर कहते रहे हैं। तो इसमें उनके मुलव्विस होने की भी और उनके भी इस सारे मामले को, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब करने की एक हकीकत मौजूद है। लेकिन इस वक्त जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब ये जो वाक़या है ख़ास तौर पर इसकी ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की है। उन्होंने कहा कि जी ये वाक़या वाज़े तौर पर इसमें वो मुलव्विस हैं। और फिर एक सवाल कि क्या दाइश के फुटप्रिंट्स बलूचिस्तान में मौजूद हैं, किस हद तक मुनज़्ज़म है दाइश इस वक्त, किस हद तक उसकी प्रेजेंस है, ये भी बहुत सारे सवालात को खड़ा करता है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस इंतहाई अहम मामले पर बात करें। सिक्योरिटी लैप्स है या क्या और वजह है कि हम देख रहे हैं जहाँ हम हैसियत कौम बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे थे और बहुत खुश थे काफ़ी अरसे से कि हमने दहशतगर्दी पर काबू पा लिया। और नो डाउट कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अक्रॉस कंट्री बहुत हद तक बेहतर हुई है, बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ऐसे में बलूचिस्तान में एक के बाद दूसरे ऐसे वाक़े का होना या लॉ एंड ऑर्डर का ख़राब होना, ये किस हद तक वरीसम है और क्या इक़दाम हैं जो बर वक्त कर लेने चाहिए ताकि ज़्यादा अनरेस्ट बलूचिस्तान में ना फैले। मैं चाहूँगा इस पर प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करें बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो रूटीन का मामला है, जो सियासी मामलात हैं वो चलते रहते हैं, उन पर हम बात भी करेंगे। हमने देखा कि कल बहावलपुर में एक रैली और बड़ा यादगार रैली और बड़ा क्रेडिट मरियम साहिबा इस सारे मामले को देती रहीं। पर दूसरी जानिब जो एक हकीकत है वो बड़ा क्लियर है, वो ये है कि इमरान खान साहब ने कहा कोई NRO नहीं देंगे, कोई रियायत नहीं है, PDM उनके लिए कोई ख़तरा नहीं है। ये आज का उनका बयान है और वो किसी सूरत नहीं डर रहे PDM से। और अब PDM के अपने चूँकि मुख्तलिफ बयानियाँ आए हैं, 31 जनवरी, उसके बाद मार्च कब होना है, उसके बाद आया सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए या नहीं लिया जाए। पीपल्स पार्टी अपना वाज़े मौक़िफ़ रखती है, नून लीग में तकसीम नज़र आ रही है। फिर हमने देखा कि आपस में भी लोग जो जलसे हुए उनकी नाकामी, तंजीम साजी का ना होना, या आज एहतसाब अदालत में जिस तरह से 2 ख्वाजा साहिबान एक दूसरे के साथ बात शटअप कहने तक पहुँच गई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त आगे बढ़ रही हैं। और अगर कहा जाए कि इस वक्त जो प्रेशर है वो रिलीज़ होता जा रहा है गवर्नमेंट से, और PDM अगर दोबारा से मुनज़्ज़म नहीं होती या कोई ऐसे इक़दाम नहीं करती तो शायद मौजूदा हुकूमत के लिए ज़्यादा ख़तरा नहीं होगा। ये सारे मामलात हैं, मैं चाहूँगा इन पर तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ़ कराता चलूँ। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है ताहिर मलिक साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मुबशर बुखारी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में लाहौर से मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आप भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त। और तारिक पीरज़ादा साहब भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मुबशर बुखारी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा मैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, मेरे पास तो शायद अल्फाज नहीं हैं उसको, जिस तरह से मैंने वाक़े के बारे में ख़बर सुनी या फिर उसको पढ़ा, कि मैं उसको पूरी तरह नरेट कर सकूं कि किस बेदर्दी से इन अफराद का कत्ल किया गया है। हज़ारा बरादरी एक मरतबा फिर से निशाने पर है और उससे बढ़कर बलूचिस्तान का अमन व अमान सर एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, क्या हाथ हैं जो इनमें मुलव्विस हैं, कैसे देखते हैं इसे आप?
बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। इंतहाई अंदोहनाक वाक़या और पहला नहीं है, इससे पहले भी आपको याद होगा 2013-14 में यही कोल्ड वेदर था जब हज़ारा बरादरी के दर्जनों लोगों को शहीद किया गया। और उसके बाद हमारी बतौर मुआशरा और उस वक्त की गवर्नमेंट जो भी थी, बतौर गवर्नमेंट बेहिसी का ये आलम था कि हमारा मीडिया उसको उस वक्त भी उस तरीके से कवर नहीं कर रहा था, और आज भी अगर देखें तो वाइब्रेंटली हमारा मीडिया इस साने को कवर नहीं कर रहा। उस वक्त भी माइनस में टेम्परेचर था जब वो लोग लाशें लेके सड़कों पे बैठे रहे, आज भी वही सूरत हाल है। और दरमियान में ये सिलसिला कभी थमा नहीं। टारगेटेड किलिंग हज़ारा बरादरी के लोगों की जारी रही हैं, मतलब महीने में 1-2 तो अभी भी हो रही थी। बड़ा वाक़या इस तरह का, वैसे तो मैं एक किलिंग को भी बड़ा वाक़या समझता हूँ, लेकिन इस तरह का वाक़या जो है वो एक लंबे अरसे बाद हुआ। और वहाँ पे जो अनासिर हैं, आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि दाइश ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की, तो उसके लिए बड़े वाज़ेह हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि तकरीबन 3 साल पहले दाइश की प्रेजेंस वहाँ पे पाई गई। दाइश की कुछ लीडर्स जो थे उधर गए और वहाँ पे जंदुल्ला, जैशुल आदल, लश्कर झंगवी, इन जमातों के साथ उनका अलायंस हुआ। ना सिर्फ इन जमातों के साथ बल्कि कुछ जो बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं उनके साथ भी उनका वर्किंग रिलेशनशिप कायम हुआ। और उसके बाद मिलजुल के ये तंजीमें वहाँ पे काम कर रही हैं। लाजमी बात है फंडिंग आती होगी, अब वो इंडिया से आती है, रॉ से आती है, किधर से आती है, हमारे सिक्योरिटी इदारे जो हैं इस पे वो कर रहे होंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि दाइश की प्रेजेंस वहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग है, चूँकि ये नहीं होता कि बाहर से लोग आते हैं, बल्कि जैसे हमने अलकायदा के मामले में देखा कि अलकायदा उसामा बिन लादेन और अरब वॉरियर्स चलाते थे, लेकिन उनके ऑपरेटिव्स जो थे लोकल हुआ करते थे। यही हाल जो है वो दाइश का है। उनकी लीडरशिप ज़रूर बलूचिस्तान में आई थी, जिसके बाद जंदुल्ला की तरफ से स्टेटमेंट भी आया और टीटीपी के ग्रुप ने भी कहा कि जी हमने दाइश के साथ जो है वो वर्किंग रिलेशनशिप कायम कर ली है। कुछ अरसे बाद टीटीपी के लोग तो बैकआउट करके गए जी वो ख़त्म हो गया है, लेकिन जंदुल्ला की तरफ से वाज़े कोई बयान नहीं आया था। तो ये तमाम तर अवामिल वहाँ पर कारफरमा है। मुबशिर कारी साहब तफसील से आपने बता दिया। पीरजादा साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप सर कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को? और ये सिर्फ ये यहाँ तक का एक वाक़या नहीं है, ये जिस तरह इसकी एक तवील तारीख़ है, माजी में भी वाक़यात हुए, अभी मुबशिर साहब ने भी फरमाया। इससे बड़ा सवाल ये है कि मज़ीद आने वाले दिनों में अनरेस्ट बलूचिस्तान में फैलेगा, जो कि हमारे लिए यकीनन पूरी कौम के लिए अच्छा नहीं है। कैसे देखते हैं आप इसे? बिल्कुल, आपने इस गुफ्तगू को सही रुख की तरफ लेकर गए हैं और बात भी यही है और यही मरकजी मौजू होना भी चाहिए था। बात यह है कि हज़ारा बरादरी का बार बार निशाना बनना तो एक बिल्कुल ही वाज़ेह बात है और सख्त काबिल मज़म्मत है, जितनी भी आप करें। देखें ना, इस मसले के 2 रुख हैं। एक तो फिरका वारियत वाला मसला है, खुल के कहना चाहिए, उससे निजात हासिल करनी है, लेकिन उसके साथ साथ और बड़ी अहमियत है इस बात की कि इसको अपने तौर पर खत्म होना है जो हमने करना है। दूसरा ये है कि भारत इससे कैसे फायदा उठा रहा है। आपको तो चले वाली तकरीर की तरफ आपने बिलवास्ता जिक्र किया, मैं नाम लेकर कह देता हूँ। यहाँ से मोदी ने खड़े होकर बलूचिस्तान की अलहदगी और आज़ादी की तहरीक और सब काम करने और करवाने का और इन तहरीकों को मदद देने का उसने जिक्र किया था। चाहे वो भी एक फिरका वारियत से फायदा उठाते हैं उसको ताकि यहाँ फरोग दिया जाए। दूसरा ये नहीं कि इस वाकई में यही हुआ है, देखिए ये पॉलिसी का मैं तजिया कर रहा हूं। और दूसरे बराह रास्त अपनी दहशतगर्दी को और शक्लों में, जैसे भी अफवाज पाकिस्तान के 7 सिपाही मारे गए चंद दिन पहले, उससे पहले फिर 11 मारे गए थे, आपको याद होगा, एक बस से उतार कर मारा गया था। तो ये तमाम चीजें आपस में इनकी कड़ियां ना भी मिलती हो तो दहशतगर्दी जो भारत की तरफ से हो रही है वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। और उसकी आड़ में कुछ मुकामी लोग भी अगर ये कर रहे हैं और फिरका वारियत और दूसरे असबाब की, मैं पीरजादा साहब, चूंकि आपने और राइटली मेंशन्ड आपने फिरका वारियत का जिक्र किया, मैं चाहूंगा इसको मजीद मेरे लिए इस पर रोशनी डाल दें। ये फिरका वारियत एक रियलिटी रही है, लेकिन एक अब कुछ अगर हम 4-5 सालों की बात करें, मैं सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं बात कर रहा, कलेक्टिवली फिरका वारियत में क्या बड़ी हद तक कमी नहीं आई है?
ये भी तो एक रियलिटी है। तो दीगर एलिमेंट्स इसमें ज्यादा कार फरमाए, मेरी नजर में, आप अपनी राय फरमाएं। जी जी, देखें, फिरका वारियत के सिलसिले में बड़ी पेशरफ्त हुई और पिछले कई सालों में तो बहुत से वाकयात, अभी जैसे हमारे दोस्त ने भी कुछ इशारा किया था कि इन वाकयात में बड़ी कमी आई थी, लेकिन एक ऐसी खौफनाक बात है कि हजारा बरादरी को निशाना बनाया जाना मखसूस तौर पर, ये तो नहीं है कि उनके अलावा को और लोग उससे क्या कहते हैं, उनके हम ख्याल लोग नहीं है, हम अकीदा नहीं है, लेकिन उनको बरादरी निशाना बनाया जाना, आप अफगानिस्तान में भी देखें, ये मसला सरहद के पार भी है। अभी काबुल के अंदर यही हुआ था, कई बार हो चुका है इस साल वहां पर। तो ये एक बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि हम मुसलमान उस महदूद सोच से बाहर नहीं आ रहे हैं जिससे हमारे जवाल में इजाफा तो हो रहा है, हमारे पेशरफ्त में कोई बड़ा इजाफा नहीं हो रहा है इस तमाम। राइटली सेड। पिज़ा साहब, आपका पॉइंट आ गया, एक ब्रेक की जाने मुझे पड़ना है, ब्रेक से वापस आकर हम ताहिर मलिक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। ताहिर मलिक साहब, कैसे देखते हैं? बड़ी तफसील से तारिक पिज़ा साहब ने भी अपनी राय का इजहार किया, एक डिफरेंट एंगल बताया, बुखारी साहब ने भी बताया, जो अलाइंस होते रहे। आपकी क्या राय होगी इस सारे मामले पर? और जो सबसे ज़्यादा, एक तो जो वाक़या जितना ये एक ऐसा दर्दनाक वाक़या है वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इससे हटकर भी जो एक सेटिस्फैक्शन थी कि पूरे पाकिस्तान में, अक्रॉस पाकिस्तान अब अमन व अमान की एक सूरत हाल है, बहुत सारे मामलात बेहतर हैं, इस तरह की चीज़ें ये बड़ा दोबारा से कहीं हमें उस तरफ ना धकेल दें, या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो ना हो जाए जो आज से 10 साल पहले थी। बड़ी कुर्बानियाँ इसमें हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारों की, क्योंकि हम दोबारा उस तरफ तो नहीं जा रहे और ऐसे फुटप्रिंट्स हैं किस हद तक वरीसा में। इसमें दो पहलू हैं। देखिए, एक तो जो हमारे शुरका हैं मोअज़्ज़िज़, उन्होंने जिस जानिब इशारा किया, इसमें कोई शुबा नहीं कि भारत हमारा दुश्मन है, लेकिन जो इदारे अपने फ़राइज़ मनसबी में गफलत कर रहे हैं, जो लोग, जो हमारी हुकूमतें हैं, वो भी भारत के एजेंडे पे इसका मतलब है काम कर रहे हैं। एक वाक़यात तसलसल के साथ उस पैटर्न पे रिपीट होते हैं और फिर दोबारा हो जाते हैं और फिर हम दोबारा रस्मी बयानात देते हैं। मैं सिर्फ दो बातें करूँगा। एक ये कि पिछले मुस्लिम लीग की हुकूमत में उस वक्त के वज़ीर दाखिला ने नेशनल एक्शन प्लान बनाया। आज उनकी हुकूमत में भी ये रिपोर्ट आई तफसील से कि 4-5 शिकों के अलावा इस पर अमल ही नहीं हुआ, और आज भी यही सूरत हाल है। आज दूसरी हुकूमत है, मैं और आप इस वक्त खुशी इत्मीनान महसूस कर रहे होते अगर उसकी बाकी शकों पे 50 के करीब उसके पॉइंट थे। वो हमारी कौमी ज़िंदगी से नेशनल एक्शन प्लान ही निकल गया। नेक्टा क्या कर रहा है ये भी हमें मालूम नहीं। दूसरी आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, कोयटा एक छोटा सा शहर है, हम आज तक कोयटा से ईरान बस सर्विस यकीनी नहीं बना सके, हम हज़ारा बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके। तो फिर ये इज्तमाही नाकामी है हमारी हुकूमतों की और तमाम इदारों की, इज्तमाही नाकामी है ब्यूरोक्रेसी की, हुकूमत की। और इसका ज़िम्मेदार कौन है? सिर्फ इंडिया को मुरद इल्ज़ाम ठहरा के हम बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। यकीनन वो उसके नापाक अज़ाइम हैं, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन कुछ हो गए हमसे भी गिला सुन, और आतिश गुल से भी सवालात होने चाहिए। ख़तरा, मुझे ख़तरा आतिश गुल से भी है चाहिए। तो ये जो जस्टिस फायज़ ईसा ने पिछले दौरे हुकूमत में रिपोर्ट जारी की थी, जो वहाँ चर्च पे खुद को हमला हुआ, जो वहाँ पुलिस के कॉलेज पे हुआ, उसको उस वक्त की हुकूमत ने रिजेक्ट कर दिया। आपको चाहिए, हम तज्ज़ियाकारों को, मीडिया को, कि वो कई सफ़ात पे मुश्तमिल उस रिपोर्ट के नुकात देखे। जिस जानिब, जिस सिक्योरिटी लैब्स और जिस बद इंतज़ामी और जिस गफलत की जानिब उन्होंने इशारा किया, वो गफलत, बद इंतज़ामी और सिक्योरिटी लैब्स आज भी हमारा मुंह चढ़ा रही है। तो ये जो है, यही इसी जगह बार बार वाक़यात जो रिपीट होते हैं इसी पैटर्न के साथ। तीसरा, हम इत्मीनान कर रहे हैं, यकीनन दहशत गर्दी के वाक़यात में, इंतहा पसंदी में बतदरीज कमी आई है, और क्रेडिट है हमारी बहादुर अफवाज पाकिस्तान का, लेकिन जंग अभी मुकम्मल नहीं हुई जी। जो हम कह रहे हैं फ़िरका वारियत में कमी हुई, मुझे ये बताएंगे फ़िरका वारियत पर मबनी जमातें जो हैं
वो हमारे इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं, उनकी प्रेजेंस भी है, अगर वो कालअदम हैं तो प्रेजेंस भी है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं। अभी ये एक वाक़या से पहले मैं ये भी बताऊंगा कि KPPA में करक में एक मंदिर जलाया गया। जी 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 जी। तो उसके ऊपर और इस तरह के वाक़यात बार बार तवातर से होते हैं, और हम मुतमिन बैठे हैं कि फ़िरका वारियत में और माइनॉरिटीज़ के साथ हालात दुरुस्त नहीं हैं। ड्रॉप नहीं सर, ये तो हमने नहीं कहा। थ्रेट नहीं, बात भी यही की गई है कि कमी आई है, कमी को अप्रिशिएट करना चाहिए। नो डाउट कि जिस तरह से जितनी दहशतगर्दी थी उसमें तो एक वाज़ेह कमी है। ख़त्म नहीं हुए, ख़त्म होने का इंतज़ार है, लेकिन ख़त्म कैसे हो सकते हैं, सवाल ये। मैं मशरफ बुखारी साहब जानना चाहूँगा अब आगे क्या स्टेप्स हैं जो लेने की ज़रूरत है, हम किस तरह से जान छुड़ा सकते हैं इस सारे मामले से, क्योंकि हम बड़ा टाइम देते हैं PDM को, बड़ा टाइम देते हैं इसका बयान उसका बयान, लेकिन जो असल मैटर्स हैं उन पर हमारी तवज्जो या बातचीत नहीं रहती। वो आप जैसे तज्जियाकारों के ज़रिए बात आनी चाहिए कि अब क्या करना क्या चाहिए। ख़ास तौर पर ठीक है, ये बात मुझे ताहिर मलिक साहब की बड़ी अच्छी लगी कि भारत के तो अज़ाइम हैं ही हैं, हमने कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, दैट्स द क्वेश्चन। अब क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी था और आने वाले वक्त में कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा पूरा का पूरा बलूचिस्तान। कैसे देखते हैं आप, क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए? जी देखिए, बलूचिस्तान हो या किसी दूसरे इलाके का कोई भी इलाका, पूरा इलाका पाकिस्तान है, एक एक इंच पाकिस्तान है, और सब इलाके की और वहाँ के रहने वाले लोगों की अहमियत एक जैसी है। हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से यही प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है कि अगर ये वाक़या खुदा ना हस्ता पंजाब में होता या सिंध में होता, चले KP में भी होता, तो शायद हमारा मीडिया का रिस्पांस, हमारी स्टेट का रिस्पांस और गवर्नमेंट का रिस्पांस डिफरेंट होता। आज सुबह तक की सूरत हाल ये थी कि फेडरल गवर्नमेंट से या हमारे जो आला मिलिट्री और सिविल लीडरशिप है उनमें से कोई उधर नहीं गया, जिससे एहसास महरूमी में इजाफा होता है। अभी इत्तला आई है कि शेख रशीद साहब चूँकि वज़ीर दाखिला हैं, वो तशरीफ़ ले जा रहे हैं, मेहरबानी उनकी कि वाक़या जो है वो परसों का है और वो तशरीफ़ ले। सर वाक़या हो गया, एहतजाज हो गया, उसके बाद मुज़ाकरात हो गए, उसके बाद मैं दूसरी लाशें मुंतकिल हो गई, अब जाके क्या करेंगे शेख रशीद साहब? जी वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि हमेशा ये चूँकि बलूचिस्तान है और हमारे यहाँ से जो है वो रिस्पांस हमेशा देर से जाता है, पिछले वाक़े में भी यही हुआ था। अब आते हैं इस तरफ कि इसका हल क्या है। देखिए, हमारी कौम जो है वो अफ़गानिस्तान में लड़ते लड़ते ख़ुद रेडिकलाइज हो गई। कभी हमें, मेरा ख्याल है, मसलत पसंदी को छोड़ देना चाहिए और सच भी बोलना चाहिए, और उसके नतीजे में चूँकि अफ़गानिस्तान में हम किसी और की लड़ाई लड़ रहे थे और नतीजे में हमने अपनी पूरी कौम को इंतहा पसंद कर दिया। अब जिस तरीके से इंतहा पसंद किया गया, इसको डी रेडिकलाइज करने के लिए भी उतनी एनर्जी, उतना सरमाया, उतनी एफर्ट्स दरकार हैं, जो कि मेरा ख्याल है चूँकि उस वक्त एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम था जो इसको सपोर्ट कर रहा था, और जब तक वैसा कंसोर्शियम अब उसको डी रेडिकलाइज करने के लिए नहीं बन सकता, तो तब तक तो हम मुकम्मल तौर पे अपने जो मुआशरे को इंतहा पसंदी की इस दलदल से नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, स्टेट लेवल पे हम जो काम कर सकते हैं, अभी मलिक साहब ने इरशाद फरमाया, बिल्कुल ठीक फरमाया कि हम प्लान दे देते हैं, हम पॉलिसीज़ दे देते हैं, लेकिन उन पॉलिसीज़ पे अमल दरामद नहीं होता, उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। यही नेशनल एक्शन प्लान के साथ प्रॉब्लम हुई। उससे पहले हमने कई प्लान दिए, किसी पे अमल नहीं हुआ। आज मैं आपको कहता हूं कि नेशनल एक्शन प्लान की तमाम शिकों को भरपूर तरीके से इम्प्लीमेंट कीजिए और उसके बाद आप रिजल्ट को मेजर करके देख लीजिए, आपको वाज़ेह फ़र्क नजर आएगा। मैं ज़रा तारिक पिजाज साहब से भी राय ले लूँ। सर, आपका पॉइंट आ गया। तारिक पिजाज साहब, क्या है जो करने की ज़रूरत है? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट सर, कि किस तरह से कमी, अगर हमने अव्वल तो इस तरह का वॉरफेयर शायद दुनिया में कोई फ़ौज कामयाब नहीं हुई, इदारे कामयाब नहीं हुए जिस तरह से पाकिस्तान की अफवाज और इदारे कामयाब हुए, तो काबिल तारीफ़ है। हमें बिल्कुल ये नहीं कह देना चाहिए कि बहुत कुछ हुआ है, बट मज़ीद कैसे हो सकता है? सर, सवाल ये है। बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, आपने जो सवाल किया ना कि कैसे काबू पाया जाए, मैं ज़रा थोड़ी सी 2-4 चलें कड़वी सी बातें ही कर लेते हैं। देखिए, ये जो सूबाई हुकूमतें हैं, इनका हम कभी भी जिक्र नहीं करते सारे अमल के दौरान।
मसलन हजारा बरादरी है, मैं खुल के आपसे बात कर रहा हूं, मुझे तो कभी किसी बात को लगा लिपटा रखने में कोई वो नहीं, मैं कोताही नहीं करता। तो देखें, सूबाई हुकूमतों को मालूम है ना कि हजारा बरादरी पर हमले होते रहे हैं माजी में, ये बात को नई नहीं है। इसी तरह सूबा सरहद की हुकूमत को मालूम है कि गिरजों पर भी हमले होते हैं हमारे मुल्क में कभी ना कभी। तो ये अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने का जो इतने बड़े बजट इन सूबाई हुकूमतों को अब जा रहे हैं, बलूचिस्तान के लोगों की हुकूमतों के पास कभी 400 अरब रुपए की रकम नहीं आई थी, 400 बिलियन रुपीस की ये रकमें हैं जिनसे आप उनके खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ के इंतजाम भी कर सकते हैं। और सिर्फ ये मरकजी हुकूमत का काम नहीं होता या अफवाज का काम नहीं होता। आप देखें कि कालों के खिलाफ अभी इलेक्शंस के पिछले 6 महीने के दौरान अमेरिका में बार बार को 10 रियासतों में कि 8 रियासतों में कत्लेआम ही हो गया उनका। वहां पे गर्दन घुटने रखकर उनके गर्दने दबाई गई, उन्हें मारा गया, टीवी के कैमरों ने महफूज किया। लेकिन उसके साथ साथ हुआ क्या है, उनकी जो शहर की हुकूमतें हैं उन्होंने और उनके साथ FBI ने मिलके 12 घंटों में 14 घंटों में वो लोग इन लोगों का पता लगाते हैं। इसी तरह ये जो अभी वाकया ताजा होके हटा है, तो यहां ये सूबाई हुकूमतों को जो सारे 18वीं तरमीम के तहत वसाइल लेकर बैठ गई हैं, इनसे कोई सवाल करना तो चाहिए कि क्या ये इसकी मुस्तहिक हैं या नहीं है। अगर ये सूबे में अमन व अमान की जिम्मेदारी इन्हीं की है, उसके बाद आप मरकज से मदद ले सकते हैं, फौज से मदद ले सकते हैं, लेकिन बुनियादी काम इन्हीं का है। तो लिहाजा अगर हम खुल के बात नहीं करेंगे ना तो फिर बात गोलमोल रह जाएगी। और दूसरी बात, मैंने थोड़ा सा इशारा किया, मैं और जरा वजाहत से अर्ज कर दूं, ये 3 वाकयात आगे पीछे हुए हैं। 11 अफराद को जहां बस से उतार कर मारा गया था बलूचिस्तान में, फिर 7 अभी FC के लोग जो मारे गए हैं, उसके बाद हमारी हजारा बरादरी वाले जो दोस्त हैं जिनकी ये हमारे जहाँ शहादत का वाकया है, तो ये सभी की शहादत का वाकया है। कहने चाह रहा हूं कि ये एक तसलसल भी तो है ना जिसको आपको जोड़ के देखना है। इसमें मैंने तो अभी कि हजारा बरादरी के साथ तो न सिर्फ यहाँ पे फिरका वारियत के नाम पे बेपनाह खुरेजी है, बल्कि बलूचिस्तान के उसमें अफगानिस्तान के अंदर भी यहाँ पे बिल्कुल नौयत का मुख्तलिफ नौयत का इस वक्त नौयत की सूरत है। सही है, ये कुछ मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं पीरजादा साहब जो आपने उठाए हैं, बिल्कुल ये डिबेटेबल हैं, इन पर बात हो सकती है। एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है, ब्रेक से वापस आकर इस पर हम मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। मलिक साहब, मैं चाहूँगा प्रिसाइजली अगर आप भी अपनी राय दे सकें कि अब जब सवाल ये आता है कि हम ब्लेम तो कर देते हैं जी, ये गलती वो गलती, सलूशन नहीं हम दे रहे होते कि किस तरह से हम बेहतरी ला सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत। और आया ये सूबाई सब्जेक्ट हो जाना चाहिए कि सूबाई हुकूमतों से सवाल करें, या जब दहशत गर्दी की बात आती है तो ये कौमी मसला है। चाहे अगर एक इशू KP में हो रहा है मंदिर जलने का, तो ये इशू बलूचिस्तान में हो रहा है। अपनी अपनी जगह पर सूबाई हुकूमतें हैं, लेकिन ये कौमी मसला है, हमारा पूरे मुल्क का मसला है। सर यकीनन पीरजादा साहब ने दुरुस्त निशानदेही की सूबाई हुकूमतें बाइख्तियार हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी, लेकिन जो सेंसिटिव इलाके हैं, कोयटा हो गया और जिस तरह कराची में एक ऑपरेशन है, तो वहाँ पे जो वफाकी इदारे हैं, रेंजर से लेके FC से लेके दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, तो कोई जस्टिस फायज़ ईसा की रिपोर्ट में 7 के करीब ऐसे इदारे थे और उनमें वफाकी इदारे भी हैं, सूबाई भी हैं। तो आपस में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल खुशाइंद है कि दहशत गर्दी के वाक़यात में कमी आई है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुए। जो फोकस और रिजॉल्व हमारी अस्करी क़यादत का, सियासी क़यादत का, पार्लियामेंट का, ब्यूरोक्रेसी का, माशरे का होना चाहिए, वो हमें अब नज़र नहीं आ रहा। यकसुई के साथ दोबारा उसकी ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि नेक्टा की भी मौसर होने की ज़रूरत है, और ये तमाम जिनका मैंने नाम लिया है दोबारा इनको एक पेज पे ला के, पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं, कमेटीज़ हैं, जिनको फाल करके हम सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और ये अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड बैठ के हमें, क्योंकि पाकिस्तान की बात है,
और ये दुरुस्त फरमाया है कि इसमें साजिशें भी हैं। तीसरा जो इसका पहलू है कि मशरिक़ वस्ता की भी सियासत है, जो वहाँ तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं, जो पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ ताकतों का दबाव है कि वो आप हमारा साथ दें, उसकी भी फॉल आउट ही हो सकती है अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान ने जो तालिबान टॉक्स में बड़ा एक मुस्बत किरदार अदा किया है, तो देखने की सूरत हाल ये है कि ख़ित्ते में और आलमी सतह पे जो तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं, उसके अंदर हम अपने इंटरनल हाउस में राइटली सेट वो एक फोकस रखें। बहुत सारी चीज़ें हैं जी। आप तीनों मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने अपनी अपनी राय का इजहार इस सारे मामले पर किया। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पीरज़ादा साहब की बात अपनी जगह पे बजा के 18वीं तरमीम के बाद सूबे, लेकिन सूबों की यकीनन विफाक के साथ कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है और ये मिलकर सारा एक काम करने की ज़रूरत है। इंडिविजुअली भी ज़ाहिर है उनकी मामलात हैं, तो ये मिलकर अगर काम किया जाएगा एक बयानिया, एक सोच, एक अप्रोच के साथ, तो फिर ही हम इस दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन बलूचिस्तान पर ख़ास तवज्जो मरकूज़ करने की इस वक्त ज़रूरत है हमारे तमाम तर बड़ों को। मैं अब क्विकली कमेंट लेना चाहूँगा। आज हम ज़्यादा वक्त नहीं दे रहे हैं सियासी डेवलपमेंट को, हफ्ते का पहला दिन है तो बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं मुबशिर भाई आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले फरमा दीजिए कैसे देख रहे हैं आप? वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं ये अपनी मौत आप मर रहे हैं, इस्तीफ़ा होगा नहीं होगा, सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। ये तो सर बड़ा क्लियर कट एक फ़ैसला, एक चीज़, और फिर उसका रोड मैप होना चाहिए था अपोजिशन के पास। अब ये जो इधर उधर की बात चल निकली है, इसने बड़ा कमज़ोर कर दिया है सारे मामले को। कैसे देखेंगे आप इसे? जी देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि कमज़ोर कर दिया है तो मैं वज़ीर-ए-आज़म के नैरेटिव को और उनके जो तर्जुमानों की एक फ़ौज ज़फ़र मौज है उसको तक़वियत दे रहा हूँगा। चीज़ों को देखने का अपना अपना अंदाज़ होता है अरसलान भाई। मेरा ख्याल है कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी जो हैं पीडीएम के अपने हैं, और बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो उन्होंने अभी तक शो नहीं किए और वक्त आने पे शो करेंगे। एक बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम कहाँ हुई, लाहौर का एक जलसा हुआ जहाँ पे तमाम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी कोई 500,000 के करीब लोग इकट्ठे होंगे। 500,000 तो नहीं हुए, लेकिन 50,000 से ऊपर आप कोई भी शो कर लीजिए वो एक अच्छा शो ही कहलाता है। उसको लेके जो एक नैरेटिव बिल्डिंग शुरू हुई कि जी ये पीडीएम कमज़ोर हो गई। देखिए पीडीएम की तारीख, पीडीएम की कंपोजिशन देखिए, ये पाकिस्तानी तारीख का एक बड़ा अनोखा और अछूता किस्म का इत्तेहाद है जिसमें मुख्तलिफ नौ के ख़यालात के लोग जो हैं, एक्सट्रीम लेफ़्ट भी है, एक्सट्रीम राइट भी है, और लीड एक जो है वो राइटिस्ट पर्सन कर रहा है, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज जैसी कुव्वत। मुबशिर भाई, हमारे बहुत सारे दोस्त साथी कहते हैं कि अब लेफ्ट राइट कुछ नहीं रह गया पाकिस्तान में, ना एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट तो आप छोड़ ही दें, लेफ्ट राइट भी नहीं रह गया पाकिस्तान में। अब ये सारी एक सियासत, नजरियात नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब का वोटर जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा है, क्या रह गया फिर? मेरा ख्याल है कि देखिए ये नज़रियात अभी तक अपनी जगह पे मौजूद हैं। हाँ, थोड़े से मांद पड़ गए हैं, लेकिन अगर आज आप पीपल्स पार्टी को कहें कि जी आप राइट को सपोर्ट करते हैं तो वो डिनाई करेंगे। इसी तरह ही आप राइट वालों को कहें कि जी आप लेफ़्ट को सपोर्ट करते हैं, वो डिनाई करेंगे। इसीलिए कि ये आइडियोलॉजीज़ मौजूद हैं। जहाँ तक बात रही कि पीडीएम के कमज़ोर होने की, अगर आप कल का जलसा देख लीजिए बहावलपुर, ठीक है बुखारी साहब, आप कमज़ोर नहीं उसे उस तरह से देख ले। वक्त कम है, मैं चाहूँगा दोनों मेहमानों को भी बराबर वक्त में पिरज़ाद साहब की जानिब बढ़ूंगा। पिरज़ाद साहब की जानिब बढ़ूंगा। पिरज़ाद साहब, मैं वैसे तो राय आपकी जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सुनना चाहूँगा कैसे देख रहे हैं आप? बातें आपकी ठीक हो रही हैं, ये जो सारे कह रहे थे इकट्ठे हुए तितर बितर हो रहे हैं मामलात। अब पीपल्स पार्टी की अपनी परवाज़ है, अपनी फ़्लाइट है, ये बाकी एक तरफ हैं, इस्तीफ़ों पे कोई बात हतमी नहीं है। मरियम साहिबा कह रही हैं मौसम की सख्ती और नरमी देख के लॉन्ग मार्च का फ़ैसला होगा ताकि अवाम को सहूलत रहे। मैं तो ये एनालाइज़ कर रहा हूँ, मुबशिर साहब बेशक जो फरमा रहे हैं वो नहीं कमज़ोर कहना चाह रहे, लेकिन ये तो रियलिटीज़ हैं जो मैंने बयान की। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए मैं चले बिल्कुल, देखिए मैंने आपको कई बार कहा कि मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है किसी इमरान से, किसी फजल रहमान से। ये सीधी बात है, वो करते हैं। देखिए एक बहुत बड़ा मसला जो दरपेश है हिज़्ब इख्तिलाफ को, कि इनमें कौमी सतह का
कोई लीडर इमरान की तरह का या किसी जमाने में जैसे नवाज शरीफ था, बल्कि वो अपनी तमाम तर सजाओं के बावजूद और लंदन में होने के बावजूद अभी भी वो लोगों की उस क्या कहते हैं एक बहुत बड़ी तादाद जो है उसके साथ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुख्तलिफ सूबों के में भी कुछ ना कुछ जड़ें हैं उसकी अपनी जाती तौर पर, उसकी शख्सियत की। इनमें कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं है जो चारों सूबों में या 3 सूबों में भी जिसकी जड़ें हों। मसलन बिलावल साहब, जरा हाल देखें, एक लिहारी की सीट थी, चली गई, पीपल्स पार्टी को उन्होंने अंदरूनी सिंध की एक देहाती जमात में तब्दील कर दिया। खुद नौजवान को ना उर्दू बोलनी आती है, अंग्रेजी जुबान इस मुल्क के लोग समझते नहीं है। उर्दू तो बड़ी हद तक इम्प्रूव की है पिरजाद साहब, अब तो बहुत बेहतर अंदाज में वो। अच्छा, अगली बात जरा सुन लीजिए ना, जल्दी से करता हूं क्योंकि वक्त कीमती है। आपने कहा फजलुर रहमान साहब इलेक्शन में हार चुके हैं, इतना बड़ा जख्म है और ये जाती दुश्मनी की सियासत है जो वो कर रहे हैं। आज अगर आप एक ज़िमनी इलेक्शन करा दें और मौसूफ को जितवा दें उसमें, या इमरान खान आंखें बंद कर ले उस इलेक्शन से और ये असेंबली में आ जाए, तो मरियम के लंदन जाने से और इनके वापस असेंबली में आने से ये सारी तहरीक और इसकी सियासत बदल जाएगी। देखिए ये जाती बिल्कुल सही। पिरजाद साहब मैं चाहूंगा मलिक साहब को भी वक्त बराबर मिले, तो मैं जी आखिरी और वो जो बहुत ज्यादा उससे क्या कहते हैं शिकायतें कर रहे थे इमरान हुकूमत के खिलाफ, और करनी चाहिए थी उन्हें, शायद खाकान अब्बासी, वो बड़ी मुनासिब सी रियायत लेकर अमेरिका चले गए हैं कुछ वक्त के लिए। ठीक, मैं जरा मलिक साहब की भी राय ले लूं। सर बात आ गई आपकी। मलिक साहब, पीपल्स पार्टी के हवाले से ही सवालात थे। पीपल्स पार्टी ने ही वो किया जिसका खदशा था, मतलब उन्होंने अपनी फ्लाइट ली, वो ले सकते हैं, उनका हक है, लेकिन हम यही बात करते हैं कि अगर वो नहीं होंगे तो फिर बाकी पीडीएम के लिए मसला हो जाएगा। वो अपनी राय रखते हैं और बाकियों की राय एक तरफ है। पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था, क्योंकि उन्होंने 1985 के इंतखाबात का बायकॉट किया और फिर जो पॉलिटिकल क्लास आई उससे लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँच गए, तो ये उनका इर्तिकाई एक तजर्बे का अमल था कि बायकॉट कोई ऑप्शन नहीं। इस पे उन्होंने कन्विंस कर लिया बाकी जमातों को भी, नून लीग को भी, इस पे भी। जहाँ तक ये बात कह रहे हैं कि जो कौमी सतह की क़यादत की बात है, तो इलेक्शन हारना या जीतना कोई पैमाना नहीं है। नवाबजादा नसरुल्लाह मरहूम अक्सर इलेक्शन हारते थे, लेकिन जीतने वाले उम्मीदवार का नहीं पता। इमरान खान साहब गुज़श्ता इंतखाबात से पहले उन्होंने बहुत सारे इलेक्शन हारे। तो इलेक्शन हारने का और लीडर के स्टेचर का कोई दूसरी तरफ उनका जो स्टेज है उस पर कौम परस्त जमातों से लेके मजहबी जमातें और सारी और फेडरेशन की अलामत है। लेकिन आम आदमी जो है वो अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों से इनडिफरेंट है। इस सवाल का जवाब अपोजिशन को भी सुनना चाहिए और इमरान खान साहब और उनके तर्जमानों को। आम आदमी जिस आदमी को गैस नहीं मिल रही, जिसको दवाइयाँ महंगी मिल रही हैं, जिसकी तंदूर पे रोटी मुश्किल जो है वो महंगी हो गई है, जिसको ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए टैब नहीं, इंटरनेट नहीं है, ना उसको अपोजिशन के बयानिए से अर्ज है और ना तर्जमान, वो कहते हैं भाड़ में गए इन तर्जमानों की। उसकी ज़िंदगी में आप रिलीफ जब तक नहीं देंगे, सबसे बड़ा ख़तरा ये है जो इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि अवाम अपनी मौत आप मर जाएगा। अगर आम आदमी को रिलीफ ना दिया गया तो ये निज़ाम अपनी मौत आप मर जाएगा, ये इशराफिया अपनी मौत आप मर जाएगी। बाकी हम तजियाकारों का क्या है, हमने अपनी अपनी एक लाइन ली हुई है, अवाम में हम मिलते नहीं हैं, अवाम से हम बात नहीं करते, तो इसलिए हमारा एक जो गैप है जो हम मिलते हैं क्या आप नहीं मिलते? पिरजाद साहब नहीं मिलते। मैं एक आम जनरली कह रहा हूँ, जो तजियाकार हैं वो भी इस मुल्क के एलीट क्लास हैं। वो अगर जाएं सुबह सब्जी मंडी में, राजा बाजार में, दिहाड़ीदार के पास 10 मिनट बैठ के चाय का कप पिए तो उन्हें पता चले कि किस भाव बिकती है। ये जो बड़े बड़े हम लोग, मेरे समेत लोग सुर्खी पाउडर करके टीवी स्क्रीन पे बैठ जाते हैं, ये अवाम से इतने ही दूर हैं। सर हमने तो कभी आपको सुर्खी पाउडर नहीं कराया, ना कभी खुद सुर्खी पाउडर। फ्रांस की मलका जो है गरीब अवाम से दूर थी। बात आपकी दुरुस्त। चलें, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। गुफ्तगू आपने सुनी, अपनी अपनी राय है, उसमें ज़ाहिर फ़र्क हो सकता है, लेकिन एक रियलिटी, सियासी मंजरनामा और सियासी सूरत हाल अपनी जगह। गेटिंग बैक टू जिस पे हमने बात शुरू की थी, मुल्क में अमन व अमान होना, इस बलूचिस्तान जैसे वाक़यात की रोकथाम होना, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। तमाम तर तवानाई, तमाम तर तवज्जो इस पर सर्फ करनी चाहिए। मीडिया को भी, कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी, हुकूमत को भी और तमाम तर स्टेक होल्डर्स को। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।